अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अनीसा नॉवल में आपका वेलकम है। नॉवल नेम है दिल अजीज़ बाय अलीज़ा आयत, एपिसोड 7। आराम के जाते ही फारिया दूध निकालकर दोबारा चाय बनाने लगी, जबकि लाइबा अभी भी वहीं पर पत्थर बनी खड़ी फारिया की तरफ देख रही थी। ये सब क्या था? लाइबा फारिया के करीब आते हुए बोली, उफ, अब इस लड़की की इंक्वायरी। फारिया खासा झुंझलाई, कुछ नहीं था, अपना मुंह बंद रखो और जाओ यहाँ से। 10 मिनट तक चाय बनाकर लाती हूँ। फारिया अपनी शर्म व हया पर काबू पाते हुए बोली, मगर वो भी इसी की बहन थी। पूरी अफलातून इंक्वायरी किए बगैर तो इसने सुख का सांस लेना ही नहीं था। नहीं, तुम मुझे बताओ कि अरहम लाला यहाँ क्या कर रहे थे? तुम्हारे इतना करीब। लाइबा फारिया के करीब खड़े होते हुए बोली, अचार डाल रहे थे। क्यों, तुमने भी खाना है? फारिया उसे घूरते हुए बोली तो लाइबा ने अपनी मुस्कुराहट दबाई। नहीं, ये जो अचार अरहम लाला तुम्हारे साथ डाल रहे थे, वो अचार तुम ही खा सकती हो। लाइबा की जोमाइनी बात पर फारिया का दिल किया इसके मुंह पर थप्पड़ दे मारे। लाइबा, दफा हो जाओ यहाँ से, इससे पहले कि मैं तुम्हारा सर फाड़ दूं। फारिया लाइबा को घूरते हुए बोली, अरे सैया जी के रंग तो बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं तुम्हारे चेहरे पर। लाइबा फारिया के सुर्ख पड़ते गालों पर चोट करते हुए बोली तो फारिया ने ग्लास उसे मारने के लिए उठाया था। इससे पहले वो इसे हंसते हुए बाहर की जानिब भागी थी। अल्लाह, एक तो इस आदमखोर ने मुझे कहीं मुंह दिखाने के लायक ही नहीं छोड़ा। फारिया बड़बड़ाती दोबारा चाय बनाने में मसरूफ हो गई। सुबह फजर की नमाज के वक्त हवेली के तमाम मकीन नमाज अदा करने के लिए जाग रहे थे, जबकि मर्द हजरात मस्जिद जा चुके थे और औरतें घर में ही नमाज अदा कर रही थी। नमाज अदा करने के बाद तमाम मर्द हजरात दोबारा हवेली में दाखिल हुए तो शहराजी सिकंदर ने जरखान को वहीं गेट पर रोक लिया और एक साइड पर होकर उससे ज़रूरी बात करने लगे, जबकि अरम और हारिस भी इन्हीं के करीब खड़े थे। अपनी बात मुकम्मल करने के बाद शहराजी सिकंदर खामोश हो गए। ठीक है चाचा जान, जैसा आप बोल रहे हैं वैसा ही होगा। मैं कल तक इसका कोई हल निकालता हूँ और फिर आपको बता दूंगा। फिर आप जैसे चाहे अपने केस को हैंडल कर सकते हैं। जरखान शहराजी सिकंदर की तरफ देखते हुए बोला तो उन्होंने हाँ में सिर हिलाया। जब इनकी नज़र सामने से आते हुए दानियाल और ऐना पर पड़ी, वो दोनों इस वक्त अपने मखसूस लिबास में मौजूद थे, जबकि हाथों पर ब्लैक ग्लोव्स था और ऐना कानों में ब्लूटूथ लगाते हुए चलती आ रही थी। जरखान ने नज़र उठाकर उसकी जानिब देखा था। वो मुकम्मल सरापाए हुस्न लगी थी, मगर काले रंग में इसकी खूबसूरती किसी चांद की मानींद दमकती थी। इस वक्त कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? अभी तो दिन का उजाला भी नहीं फैला। शहराजी सिकंदर इन दोनों की तरफ देखते हुए बोले, दिन के उजालों की बजाय मुझे रात के पहरों में अपना काम करना ज़्यादा पसंद है मिस्टर शहराजी, और आप ये बात बेहतर जानते हैं कि हमारे काम कोई भी वक्त नहीं होता। हमारा काम रात के तीसरे पहर भी होता है और रात के पहर भी। ऐना शहराजी सिकंदर की तरफ देखते हुए बोली, जबकि जरखान की नज़रें ऐना पर ठहरी हुई थी। लेकिन तुम इस वक्त हवेली में मौजूद हो और ये हवेली के उसूल नहीं कि तुम रात के पहरों में हवेली से बाहर निकलो। शहराजी सिकंदर ऐना की तरफ देखते हुए संजीदगी से बोले। ऐना के तासरात जो नॉर्मल थे, इनकी बात सुनकर इनकी आंखों में सख्ती आ गई। आपके कहने के मुताबिक क्या है मिस्टर शहराजी? अपने फ़र्ज़ के सामने मैं आपकी इस हवेली के सो कॉल्ड पहरों को बिठा लूँ? ऐसा नामुमकिन है, और शायद आप मेरी शर्त भूल रहे हैं जो यहाँ आने के बदले में मैंने रखी थी। अपनी कॉल पर कायम रहे जो आपने बोले थे। मुझे नहीं लगता कि आपको मुझे किसी चीज़ से रोकना चाहिए, क्योंकि मैं खुद मुख्तार हूँ और मैं अपना फ़र्ज़ सर अंजाम देने के लिए किसी भी पहर कहीं भी जाने की सलाहियत रखती हूँ। इसीलिए बराए मेहरबानी आप दोबारा मुझे रोकने की हिमायत नहीं करेंगे, और मैं आपसे उम्मीद भी इस चीज़ की रखती हूँ। ऐना शहराजी सिकंदर की तरफ देखते हुए संजीदगी से बोली और अपने चेहरे पर मास्क लगाया और कुछ ही फासले पर खड़ी अपनी हैवी बाइक की जानिब बढ़ी। अंकल, मुझे आपकी बात का मतलब समझ नहीं आया। आप तो ये बात जानते हैं कि हम सीक्रेट एजेंट हैं और हमारा काम ही ऐसा है कि हमें किसी भी वक्त कहीं भी जाना पड़ सकता है, लेकिन आपकी ये बात बिल्कुल गैर उम्मीद है जो आपने अभी बोली है। दानियाल शहराजी सिकंदर की तरफ देखते हुए बोला, क्योंकि इससे ये बात तो बिल्कुल समझ नहीं आई थी कि शहराजी सिकंदर ऐसा क्यों बोल रहे हैं, जबकि वो इस बार सब के बारे में बखूबी जानते थे। दानियाल की बात सुनकर शहजादी लिखा हुआ है। ओहो। शहराजी सिकंदर मुस्कुराए। तुम क्या जानो बरखुरदार कि अपनी बेटी से मुखातिब होने के लिए मुझे कैसे कैसे काम सर अंजाम देने पड़ रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी मुझसे खुद मुखातिब हो, मगर ऐसा नामुमकिन है। इसीलिए किसी न किसी बात को मोहरा बनाकर मुझे इससे मुखातिब होना ही पड़ता है। शहराजी सिकंदर मुस्कुराते हुए बोले तो दानियाल को तमाम बात समझ आ गई। मतलब वो ऐना से बात करने के लिए इस तरह बोल रहे थे। कोशिश जारी रखे अंकल, इंशाल्लाह एक दिन आएगा वो आपसे खुद मुखातिब होगी। दानियाल मुस्कुराते हुए बोला जब इसे अपने पीछे से ऐना की आवाज़ सुनाई दी। तुम चल रहे हो मिस्टर दानियाल हैदर कि मैं तुम्हें घसीट कर ले जाऊं, और तुम जानते हो कि मैं काम करने में बिल्कुल नहीं हिचकिचाऊंगी। ऐना अपनी हैवी बाइक पर बैठते हुए बोली तो शहराजी सिकंदर ने अपनी मुस्कुराहट दबाई, जबकि दानियाल मुंह बसोड़ता रह गया।
अंकल, आप दोनों के दरमियान हमेशा मैं फंस जाता हूँ। दानियाल शहराजी सिकंदर की तरफ देखते हुए बोला था और वो खुलकर मुस्कुराए। ठीक है अंकल, चलता हूँ, खुदा हाफिज। दानियाल शहराजी सिकंदर की तरफ देखते हुए बोला और फिर एक नज़र करीबी खड़े जरखान, अरहम और हारिस पर डाली। हारिस और अरहम तो इसकी जानिब देख रहे थे, मगर जरखान की नज़रें ऐना की तरफ थी। दानियाल चाहते हुए भी इनसे हंस के बात नहीं कर सकता था, क्योंकि ये इसकी बेहतरीन दोस्त ऐना का दिल दुखाने में अव्वल नंबर पर आने वाली शख्सियत थी, जिन्हें माफ़ करने का वो कोई इरादा नहीं रखता था। इसीलिए इनसे मुखातिब होकर वो हर किसी गलती नहीं कर सकता था। दानियाल ऐना के करीब आया और अपनी हैवी बाइक पर बैठ गया। अपने चेहरे पर ब्लैक मार्क्स लगाया और हेलमेट पहना। इससे पहले ये ऐना अपनी बाइक स्टार्ट कर चुकी थी। अपनी डिवाइस को एक्टिव रखना, किसी भी सूरत तुम्हें डिवाइस बंद नहीं होनी चाहिए। दानी, ऐना अपनी हेलमेट का शीशा ऊपर करते हुए बोली तो दानियाल जल्दी से हाँ में सर हिलाया। ऐना ने अपने हेलमेट के शीशे के नीचे किया और दोनों ने बाइक स्टार्ट किया और दोनों की बाइक्स एक साथ हवेली से बाहर निकली थी। चचा जान, आपको मिस्टर शहराजी क्यों कहती है वो, और आपको बाबा क्यों नहीं कहती? अरहम शहराजी सिकंदर की तरफ देखते हुए बोला तो वो तल्खी से मुस्कुरा दिया। मेरी अपनी गलतियां हैं बेटा, माजी की गहरी गलतियां, जिनके बाद शायद मैं अपने बाबा कहलाने के लायक हक खो दिया हूँ। मुझे आज शिद्दत से एहसास होता है कि मैंने ये क्या किया अपनी ही बेटी के साथ। जो मैंने किया है ना, वह बहुत गलत था। वो इतना गलत था कि ज़िंदगी ने मुझसे मेरी बेटी के हाथों ही बाप कहलवाना छोड़ दिया। शहराजी सिकंदर हवेली के अंदर की जानिब कदम बढ़ाते हुए बोले, कैसी गलतियाँ चचा जान? जरखान ने सवाल किया। जब हुरुलैन पैदा हुई थी तभी उसकी माँ मुझे और इसे छोड़कर चली गई थी। इसकी मौत का दुख था और भारी गम था जो मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। मैं ये भूल गया कि मेरी एक छोटी सी बच्ची भी है। मैं इससे गाफिल हो गया और अपने गम को कम करने के लिए इटली चला गया और मेरे साथ ही वो इटली जाने के बाद एक ज़रूरी मिशन आन पड़ा, जिसे पूरा करने के लिए मुझे वापस पाकिस्तान आना पड़ा। इस मिशन को पूरा होते होते 3 साल लग गए और इन 3 सालों में सिर्फ 4 बार मैं दोबारा इटली गया था। मेरी बच्ची मुलाजमों के हवाले होती थी, लेकिन जब भी मैं वहाँ जाता तो मुझे एक नया गम सताने लगता था। मुझे दोबारा से इसकी माँ की याद आने लगती थी। मैं पूरा पूरा दिन एक कमरे में बंद रहता था। इस कमरे में बंद होने के बावजूद भी वो छोटी सी बच्ची जो अभी घुटनों के बल चलना शुरू हुई थी, मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला देखकर वो ऐसे ही मेरे कमरे में आ गई। मैं ज़्यादातर इसके सामने नहीं रहता था, लेकिन वो मुझे बहुत अच्छी तरह पहचानती थी। वो मेरे करीब आई और अपने छोटे छोटे हाथों से मेरा हाथ थामना चाहा, और वो पहला लफ्ज़ जो मैंने इसके मुँह से सुना था वो बाबा था। इससे पहली बार मुझे बाबा बोला था, मगर मैं इसे नज़रअंदाज कर गया। ऐसे ही करते करते वो चलने लगी। वो 3 साल की हो चुकी थी। वो फिर भी मेरे कमरे में ही आती थी। वो मुझसे ज़बरदस्ती प्यार लेने की कोशिश करती थी, मेरी तवज्जो लेने की कोशिश करती थी, मगर मैंने कभी इस पर ध्यान ही नहीं दिया। वो इतनी मासूम और इतनी छोटी सी थी, और फिर भी वो जानती थी कि मैं उसका बाप हूँ, और जब मैं किसी मुलाजमा को हुक्म देता कि वो इसे मुझसे दूर ले जाए तो वो बुरे तरीके से रोने लगती थी, जैसे उसे मेरी ज़रूरत हो। मगर इस वक्त मैं सोचने समझने की सलाहियत नहीं रखता था, इसीलिए मैंने उसे बिल्कुल अकेला छोड़ गया। पास में ही मेरे पड़ोसी साइमा और हैदर, जिनका एक बेटा दानियाल था, वो ऐना का अच्छा दोस्त बन गया। वो एक साथ स्कूल जाते थे, एक साथ रहते थे, खाते पीते थे। इस दौरान साइमा हुरुलैन का बहुत ख्याल रखने लगी। वो अक्सर साइमा के पास ही रहती थी। इसकी छोटी छोटी ज़रूरतों का ख्याल साइमा ही रखती थी। इस तरह वो साइमा और दानियाल से अटैच होती गई और मुझसे दूर होती गई। वक्त तेज़ी से गुजरने लगा और वो बड़ी होने लगी। वो 6 साल की थी जब अपनी किसी फाइल ख़राब होने पर मैंने उसे बुरी तरह डांटा और वो अपनी बेखुदी में इसे थप्पड़ भी मार दिया। ये मेरी किस्मत का सबसे बड़ा वक्त था जो मुझ पर आया था। इसके बाद मेरी बेटी मुझसे दूर होती गई और बहुत दूर हो गई। उसके बाद उसने मुझे कभी बाबा नहीं बोला। इसे मुझे कभी अपनी ज़रूरत का एहसास नहीं दिलाया। वो कभी मेरे कमरे में नहीं आई। इसे कभी नहीं बोला कि इसे मेरी ज़रूरत है। इसे कभी ये बात नहीं बोली कि बाबा मेरे स्कूल चले, बाबा मैं फर्स्ट पोजीशन ले आई हूँ, ये देखिए। वो हमेशा टॉपर रही और कभी भी उसने खुश नहीं होती थी। इतनी छोटी सी उम्र में भी इसने एक संजीदा लड़की बना दिया था उसे, हालांकि उसका संजीदा होना बनता नहीं था। इसे तवज्जो की मोहब्बत की ज़रूरत थी जो इसे बिल्कुल नहीं मिली, और वो सख्त से सख्त होती गई। वो 17 साल की थी जब उसने आर्मी ज्वाइन की। उसने मुझसे इजाज़त लेना ज़रूरी नहीं समझा। वो दानियाल के साथ ही आर्मी फोर्स की ट्रेनिंग लेने गई और आहिस्ता आहिस्ता उसने ऐसी ऐसी ट्रेनिंग ली जिसको इसे एक एक हफ्ता पहाड़ों पर गुजारना पड़ा, भूखे रहना पड़ा। 3 साल ट्रेनिंग लेने के बाद इसके हवाले एक एक किया गया। इसके सिलसिले में उसे पाकिस्तान आना था और पाकिस्तान के दहशतगर्दों के बारे में मालूमात लेनी थी। मालूमात लेने के बाद इन दहशतगर्दों को गिरफ्तार करना था। जो ये चीज़ हुरुलैन सिकंदर को सौंपी गई थी, जिसे बखूबी निभाते हुए वो 20 साल की उम्र में ही पाकिस्तान आई और तब ऐना को आर्मी फोर्स ऑफिसर दिए गए और इन फोर्स में
300 से ज़्यादा ऑफिसर्स मौजूद थे जिनकी ट्रेनिंग ऐना ने की थी, जिन्हें मिशन के हवाले से आगाह ऐना ने किया था। और फिर वो वक्त आया जब इसने इन दहशतगर्दों को मौत के घाट उतार दिया। इस दौरान ऐना को 4 गोलियां लगी थी। 20 साल की उम्र में उसने अपनी जान को इतना सख्त बना लिया था कि 4 गोलियां लगने के बावजूद भी वो कमज़ोर नहीं पड़ी और अपने सामने मौजूद दुश्मनों को बुरी तरह कुचलती गई। जब मुझे पता चला कि ऐना को 4 गोलियां लगी है तो मैं हॉस्पिटल पहुंचा, लेकिन उसके चेहरे को देखकर मुझे यूँ लगा जैसे अभी मेरा दिल बंद हो जाएगा। इसके चेहरे पर तो तकलीफ के कोई आसिरात मौजूद नहीं थे। वो बिल्कुल संजीदगी से बेड पर लेटी हुई थी। उसके हाथ पर ड्रॉप लगी हुई थी, कुछ मशीन चल रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर कोई तकलीफ नहीं थी। इस वक्त मुझे एहसास हुआ मैंने क्या किया है। इस वक्त मुझे पता चला मैं अपनी बेटी के मामले में इतनी लापरवाही बरत गया, कुछ खो दिया। आज मुझे बहुत पछतावा होता है। इसका भी एक आम लड़की की तरह जिंदगी जीने का हक था। इसे हक था कि वो अपने बाप की मोहब्बत ले, मगर इसे कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं। शहराजी सिकंदर अपनी आंखों की नमी छुपाते हुए अपने सर को झुका गए थे, जबकि अरम और हारिस फटी फटी आंखों से शहराजी सिकंदर को देख रहे थे। यानी वो लड़की जो इनके साथ 2 मार रही है, इसने अपनी जान पर 4 गोलियां झेली थी और इतनी सख्त जान थी कि उसने अपने चेहरे पर तकलीफ के तासिरात ही नहीं आने दिए। इनके लिए यह आलम बेयकीनी का था। वो बेयकीनी से सिर्फ शहराजी सिकंदर की तरफ देखे जा रहे थे। शहराजी सिकंदर की बात सुनने के बाद जरखान को अपना सांस रुकता हुआ महसूस हो रहा था। उसे लग रहा था जैसे इसके दिल को किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया हो। उसे ऐना की तकलीफ खुद के सीने में होती हुई महसूस हो रही थी। उसे शिद्दत से अपनी गलती का एहसास हुआ था। वो जल्दी से वहां से उठा और वहां से चला गया। चचा जान, हौसला रखें, अल्लाह पर यकीन रखें, इंशाअल्लाह सब ठीक हो जाएगा। ऐना ज़रूर आपको बाबा बोलेगी, वो ज़रूर आपसे मोहब्बत करेगी। अरम शहराजी सिकंदर को दिलासा देते हुए बोले, तुम्हें क्या लगता है कि वो मुझसे मोहब्बत नहीं करती? जब मैं उसे अपनी बेरुखी दिखाता था तब भी वो मेरे पास आती थी। इसके दिल में मेरे लिए इतनी मोहब्बत थी, मुझे यकीन है इसके दिल में आज भी मेरे लिए उतनी ही मोहब्बत है, वरना वो मेरी इन बातों को क्यों मानती? मैंने उसे जो भी हुक्म दिया उसने मान लिया। अभी अभी मुझे शक करना चाहिए कि मेरी बेटी के दिल में मेरे लिए मोहब्बत नहीं है? शहराजी सिकंदर अरहम की तरफ देखते हुए बोले, सब ठीक हो जाएगा चचा जान, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। हारिस शहराजी सिकंदर के कंधे पर हाथ रखते हुए बोले तो उन्होंने उदासी से हाँ में सर हिलाया। वो सिर्फ इस लम्हे का इंतजार कर सकते थे। जरखान अपने कमरे में आया और कमरे की बालकनी में चला गया। शिद्दत से ऑक्सीजन की कमी महसूस हो रही थी। उसने बेइख्तियार अपने सीने पर हाथ रखते हुए अपना सीना मसला। ये सब क्या हुआ था इस लड़की के साथ? वो हुरुलैन सिकंदर जो इसके साथ रही, नाजुक मिजाज सी लड़की, और ये हुरुलैन सिकंदर जिसे वो कल से देख रहा था, सख्त मिजाज लड़की। इसने खुद पर इतनी मुसीबतें झेली थी। इसका तो बचपन ही महरूमियों में गुजर के आया है। इतना जुल्म किया था इसके साथ किस्मत ने, उसे किसी का प्यार नहीं मिला। इसे शिद्दत से अपनी गलती का एहसास हो रहा था कि इसने क्या कर दिया है। जरखान जो इतने अक्लमंद हाई कोर्ट के जज हो, जिसने हजारों फैसले सुनाए हैं, तुफ है तुम पर कि तुम इस वक्त अपनी अक्लमंदी का मुजाहिरा नहीं कर सके और एक गलत कदम उठा लिया। अगर इस वक्त तुम ये सब करने की बजाय अकल से काम लेते तो आज सब ठीक होता। वो तुम्हारे करीब, तुम्हारे पास होती। जरखान को अपने अंदर से एक आवाज़ सुनाई दी जिसे सुनते वो मजीद बेचैन होने लगा। ये क्या कर दिया मैंने? ओ खुदाया, मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था। क्या हो गया था इस वक्त मुझे? मेरी अक्ल पर क्यों पर्दे पड़ गए थे? काश एक बार मैं सोच लेता, एक बार मैं उसे खुद पूछ लेता तो क्या वो मुझे अपनी हकीकत ना बताती? उसे मुझे बता देना था, लेकिन इस तरह इसे जलील करके, इसकी तजलील करके मैंने बहुत बड़ी गलती की। जरखान इधर उधर चक्कर काटता मुसलसल बड़बड़ा रहा था। जरखान का दिल शिद्दत से चाह रहा था कि हुर इस वक्त इसके सामने हो और वो इसे खींच कर अपने गले लगा ले, इसे बोले कि अपनी तमाम तकलीफें, तमाम दुख इसे कह डाले। लेकिन वो हुरुलैन जिसने कभी खुद से अपनी तकलीफें और दुख नहीं बांटे थे, तो वो इससे क्या बांटती? लाइबा बड़ी अम्मा के कमरे से निकली। जब इसका सामना हारिस से हुआ, वो बड़ी अम्मा के कमरे में ही जाने वाला था, मगर लाइबा को इस कमरे से बाहर निकलता देखकर वहीं रुक गई। लाइबा ने एक नज़र हारिस को देखा और फिर उसे नज़रअंदाज करते आगे की जानिब बढ़ गई, जबकि हारिस ने ताज्जुब से लाइबा की पुश्त को देखा। फिर इसके माथे पर गुस्से की अलामत पर कुछ बल नमूदार हुए। वो एक ही जुस्त में इस तक पहुंचा और इसका बाजू पकड़कर गेस्ट रूम की तरफ ले गया। क्या मसला है तुम्हारे साथ? इग्नोर क्यों कर रही हो मुझे? हारिस लाइबा को दीवार के साथ पिन करता इसके दोनों ही तरफ अपने हाथ रखकर इसे घुरते हुए बोला, मैं आपको इग्नोर नहीं कर रही। लाइबा हारिस की इतनी नज़दीकी पर घबराई थी, इसे इसीलिए हकलाते हुए बोली, तुम्हें क्या लगता है मैं अंधा हूँ? अभी कुछ लम्हों पहले तुमने मुझे नज़रअंदाज किया और अब तुम पूछ रही हो कि तुम मुझे इग्नोर कर नहीं कर रही? हारिस दीवार पर हाथ मारते हुए गुस्से से बोला, मैं आपको सिर्फ नज़रअंदाज कर रही हूँ तो आपसे बर्दाश्त नहीं हुआ। सोचे आपने जिसे धोखा दिया है, क्या इससे बर्दाश्त हुआ होगा? लाइबा हारिस की तरफ देखती हुई मजबूत लहजे में बोली,
वो मेरा और इनका मसला है, डैम इट। हारिस लाइबा को घूरते हुए बोला। ठीक है, अगर वो इनका और आपका मसला है तो नज़रअंदाज करना भी मेरा मसला है, आपका नहीं। लाइबा हारिस की तरफ देखते हुए बोली और इसका एक बाजू पकड़ के उसे पीछे हटाया। इससे पहले कि वो वहां से जाती, हारिस इसे दोबारा पकड़कर दीवार से लगा चुका था। गलती हो गई थी मुझसे, शर्मिंदा हूँ, माफ़ी मांगूंगा मैं उनसे। हारिस का लहजा नॉर्मल था। और आपको लगता है कि वो आपको माफ़ कर देगी? नहीं, आपकी गलती बहुत बड़ी है, इतनी आसानी से वो आपको माफ़ नहीं करेगी। लाइबा हारिस की तरफ देखते हुए बोली तो हारिस ने उसे घूरा, जो इससे अलग ही हिसाब लेने पर तुली हुई थी। माफ़ी मांगना मेरा फ़र्ज़ है, माफ़ करना ना करना उनकी मर्ज़ी, और ये हम दोनों का मसला है। तुम इसमें ना ही पढ़ो तो बेहतर है। और ये बात मैं तुम्हें आखिरी बार समझा रहा हूँ, अगर अब तुमने मुझे नज़रअंदाज किया तो लाइबा हारिस सिकंदर सांस लेने के काबिल भी नहीं छोड़ूंगा, समझी? हारिस लाइबा की तरफ देखते हुए सख्त लहजे में बोला तो लाइबा ने गफीस भरी निगाह उस पर डाली। पीछे हटे, मुझे जाना है। लाइबा हारिस के बाजू पर दोनों हाथ रखकर उसका बाजू पीछे करते हुए बोली। मुझे लगता है कि तुम्हें प्यार की जबान समझ नहीं आती। हारिस लाइबा की तरफ देखते संजीदगी से बोला। मैंने क्या किया है? लाइबा मुंह बनाते हुए बोली। अपने शौहर को नजरअंदाज किया है तुमने, और ये बात मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। हारिस लाइबा के चेहरे पर आई एक आवारा लट को कान के पीछे अड़सते हुए बोला। मैंने आपको नज़रअंदाज नहीं किया, और छोड़े, मुझे जाना है, अम्मा मुझे बुला रही थी। लाइबा ने दोबारा वहां से निकलना चाहा, जबकि ये दोबारा इसकी हिमाकत पर हारिस ने उसकी कलाई को अपनी मजबूत गिरफ्त में लिया और एक झटके से अपनी तरफ खींचा। वो कटी हुई पतंग की तरह उसकी सीने से आ लगी। दोनों बाजू उसकी कमर पर सख्ती से जमाते हारिस ने बगैर समझने का मौका दिए इसकी सांसों को कैद कर लिया, जबकि फारिया को अपनी जान निकलती महसूस हो रही थी। इसके लम्स में बेहद शिद्दत जुनूनियत थी, जिसे लाइबा बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। इसने अपने दोनों हाथ हारिस के सीने पर रख कर इसे दूर करना चाहा, मगर अगले ही लम्हे वो इसके दोनों हाथों को अपनी कैद में ले चुका था। अब लाइबा हारिस का सहारे से ही खड़ी थी। अगर हारिस ने उसे कमर से ना थामा होता, यकीनन वो अब तक ज़मीन बोस हो चुकी होती। लाइबा की रुकती हुई सांसों को महसूस करके हारिस पीछे हटा और उसका चेहरा देखने लगा, जबकि दोनों बाजू अभी तक उसकी कमर में वैसे ही हायल थे और इसके दोनों हाथ वो छोड़ चुका था। लाइबा लंबा लंबा सांस लेती इसके बाजू से सर टिका गई थी। ये मुझे नज़रअंदाज करने की सज़ा है। अगर आइंदा तुमने मुझे नज़रअंदाज करने की कोशिश भी की तो इससे बुरी सज़ा दूंगा, जो तुम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। इसीलिए बी केयरफुल मिसेस हारिस सिकंदर। हारिस लाइबा को देखते हुए बोला और फिर आखिरी नज़र उसके सुर्ख पड़ते चेहरे को देखकर वहां से निकल गया, जबकि लाइबा अपनी धड़कनों का शुमार करती बेहाल हो रही थी। सड़े हुए करीले, बेशरम कहेंगे, जरा शर्म नहीं, लाइबा बड़बड़ाती, जिसे अपने होठों पर जलन का एहसास हुआ। उसने आगे बढ़कर शीशे की तरफ देखा तो इसके निचले होठ के कोने से खून रस रहा था। हाय अल्लाह, अगर ये किसी ने देख लिया तो मैं क्या जवाब दूंगी? लाइबा ने बेख्तियार अपने दोनों हाथ से अपने होठ पर जमा लिए थे, और अब ये फिक्र सताने लगी कि अगर ये निशान फारिया ने देख लिया तो इसकी जान नहीं छोड़ेगी। सवाल पे सवाल पूछेगी, क्योंकि लाइबा इसे कभी सुकून से रहने नहीं देती थी। तो जब फारिया को मौका मिलना था तो इसने भी ज़रूर इसे पूछताछ करनी थी। इसके सिर्फ सवाल ऐसे होते थे जिनका जवाब दे पाना लाइबा के लिए नामुमकिन होता था। जाहिल, बेशरम, सड़े हुए करीले। लाइबा दिल ही दिल में हारिस को कल बात से नवाजती वहां से चली गई थी। नाश्ते की टेबल पर हवेली के तमाम अफराद मौजूद थे, लेकिन हूर वहां मौजूद नहीं थी, जो रोज़ाना इनके दरमियान मौजूद होती थी। हुरलैन और दानियाल कहाँ हैं? आए नहीं अभी तक नाश्ते के लिए। हूर और दानियाल को नाश्ते की टेबल पर ना पाकर बड़ी अम्मा शहराजी सिकंदर की तरफ देखते हुए बोली। वो दोनों जा चुके हैं अम्मा, एक ज़रूरी काम के सिलसिले में। शहराजी सिकंदर बड़ी अम्मा की तरफ देखते हुए बोले। सुबह सवेरे इन्हें कौन सा काम आन पड़ा? ज़रूरी काम था अम्मा, फिक्र मत करें, शाम तक आ जाएंगे वापस, आपकी मुलाकात हो जाएगी इनसे। शराजी सिकंदर बड़ी अम्मा की तरफ देखते हुए बोले और फिर खामोशी से नाश्ता करने लगे। बड़ी अम्मा को हूर का सुबह सवेरे हवेली से जाना अच्छा तो नहीं लगा था, मगर वो खामोश हो गई थी। आखिर उनकी पोती इन सब से नाराज थी। वैसे भी इसका काम ही ऐसा था कि इस काम के लिए वक्त को नहीं देखना पड़ता था, मगर वो चाहती थी कि रोज़ की तरह आज भी वो इनके दरमियान मौजूद हो, जबकि वो इनके दरमियान मौजूद नहीं थी। जरखान ने खामोशी से नाश्ता किया और नाश्ता करने के बाद कोर्ट के लिए रवाना हो गया, क्योंकि आज कोर्ट में एक केस पेश होना था और इस केस की आखिरी तारीख थी। जो फैसला जरखान ने सुनाना था वो फैसला आखिरी और अटल होना था। ये जहीर कॉम्प्लेक्स कंपनी का मंजर था, जहाँ के तमाम कैमरे एक कमरे में ही हैक कर लिए गए थे।
اور وہ اس طرح سے کیے گئے تھے کہ کنٹرول روم میں بیٹھے کنٹرول کو بھی پتہ نہیں چل سکا اس کمپنی کے کیمرے ہیک کیے گئے ہیں۔ میں اندر جا رہی ہوں دانی، اور تم بیک سائڈ فیکٹری میں جاؤ گے۔ ہر حال میں مجھے آج وہ فائل چاہیے۔ تمام معلومات لو، فائل کو ڈھونڈو، اور کوئی بھی چیز مشکوک لگے تو مجھے اس ریکارڈ کو دو۔ اینا دانیال کی طرف دیکھتے ہوئے بولی اور اپنے چہرے پر دوبارہ ماسک لگایا، سر پر پہنی ہوڈی پہنی، اور دونوں نے اپنے اپنے قدم اپنے مقررہ رستے کی طرف جانب بڑھائے۔ اینا کمپنی کی بیک سائڈ سے اندر داخل ہوئی تھی کیونکہ مین روڈ میں جانا اس کے لیے خطرے سے خالی نہیں تھا۔ کوئی بھی اس پر شک کر سکتا تھا، اسی لیے اینا نے بیک سائڈ کا راستہ چنا تھا۔ ظہیر ملک کے آفس کیبن کے قریب پہنچ کر اینا نے ایک نظر چاروں جانب دیکھا، جہاں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ ظہیر ملک وہاں موجود نہیں تھا اور اسی وجہ سے اس کے آفس میں قریب بھی جانے کی کسی کو اجازت نہیں تھی، مگر جگہ جگہ ڈھیروں کیمرے لگے تھے جنہیں چھپا کر لگایا گیا تھا، اور وہی کیمرے اینا بہت مہارت سے ہیک کر چکی تھی۔ اینا خاموشی سے آفس کے اندر داخل ہوئی اور غور سے ایک ایک چیز کو دیکھنے لگی۔ کوئی بھی عقل مند اپنے جرموں کو چھپانے کے لیے اپنے گناہوں کو ایسی جگہ نہیں چھپا سکتا۔ اینا چاروں طرف نظر دوڑاتے ہوئے بولی، کیونکہ اس کی سینس بتاتی تھی کہ اپنے جرموں کی فائل وہ لوگ کم سے کم اپنے آفس روم میں تو نہیں رکھ سکتے۔ ضرور وہ فائل کہیں اور تھی، اسی لیے بغیر کسی بھی چیز کے ساتھ چھیڑ خانی کیے بغیر اینا وہاں سے نکل گئی، اور اب وہ کوریڈور سے گزرتے ہوئے بغور دونوں طرف دیکھ رہی تھی، جہاں مختلف قسم کی اسٹائلش پینٹنگز لگی ہوئی تھی۔ اینا چلتی جا رہی تھی اور ان پینٹنگز کو بہت غور سے دیکھ رہی تھی جب ایک جگہ اس کے قدم رک گئے۔ آگے لگی راہداری میں کچھ فاصلے پر کچھ نمبرز لکھے تھے، وہ نمبر کافی بڑے بڑے تھے اور وہ دیواروں کے ساتھ لگائے گئے تھے۔ اینا چلتی جا رہی تھی اور غور سے ان نمبرز کو دیکھتی جا رہی تھی۔ وہ بڑے ہندسوں میں بنائے گئے تھے، 6 تک ہندسے تھے تو اسے نظر آ گئے تھے، مگر آگے سے ہندسے غائب ہو گئے اور پھر 8 سے ہندسے دوبارہ شروع ہو گئے، اور 8ویں ہندسے کو دیکھ کر اینا کے قدم دوبارہ سے رکے تھے۔ 8 ہندسے یہاں پر موجود ہیں، مگر ان کے درمیان 7واں نمبر موجود نہیں ہے، مطلب اب اسے 7ویں ہندسے کو ڈھونڈنا تھا، اور وہ بھی یہیں کہیں چھپا ہے لگایا گیا تھا۔ 7واں نمبر موجود نہیں ہے، ضرور وہ کسی جگہ چھپایا گیا ہے، یا اسی جگہ پر چھپا کر لکھا گیا ہے، کسی شو پیس میں، کسی پینٹنگ میں۔ اینا کے دماغ میں اچانک کچھ کلک ہوا۔ پینٹنگ! اینا نے الٹے قدم لینا شروع کر دیے اور واپس اس راہداری سے گزرنے لگی۔ اینا دوبارہ اس پینٹنگ کو دیکھنے لگی جب ایک پینٹنگ کے سامنے اس کے قدم رک گئے۔ اس پینٹنگ میں شطرنج بنی ہوئی تھی اور شطرنج کے مہرے سیاہ اور سفید تھے۔ اینا 2 قدم چل کے اس پینٹنگ کے قریب ہوئی اور اپنی تیز تیز نظروں سے بغور اسے دیکھنے لگی۔ سفید شطرنج کے مہرے سیاہ مہروں سے الجھے ہوئے تھے۔ جب اینا کی نظر ایک سفید مہرے پر گئی، اس میں 7 نمبر لکھا ہوا تھا اور وہ بھی سفید رنگ میں لکھا گیا ہوا تھا۔ اگر اینا کی اتنی تیز اور بقور نظر نہ ہوتی تو یقیناً وہ دھوکہ کھا جاتی اور اس نمبر کو پہچان نہ سکتی، مگر وہ پہچان چکی تھی۔ اسے اس شطرنج کے مہرے میں لکھا نمبر 7 نظر آ چکا تھا۔ اینا نے جلدی سے وہ پینٹنگ کو دائیں بائیں ہلانا شروع کیا، اسے اتارنے کی کوشش کرنے لگی، مگر وہ پینٹنگ نہیں اتری تھی۔ پھر اینا نے اسے نیچے سے تھام کر اوپر کی جانب کیا تو عجیب سی چرچراہٹ کی آواز پیدا ہوئی اور اگلے ہی لمحے دیوار کے راستے سے ایک دروازہ کھلتا گیا۔ اینا کے لیے یہ چیز حیران کن نہ تھی، کیونکہ اس فیلڈ میں آنے کے بعد اس نے ایسے بہت سے واقعات دیکھے تھے جس میں سے خفیہ راز دروازے بنائے گئے تھے، اسی لیے وہ بغیر حیران ہوئے اس کے اندر داخل ہو گئی، اور داخل ہوتے دروازہ واپس بند ہو گیا۔ اندر داخل ہوتے اس نے چاروں طرف اپنی نظریں دوڑائی۔ اندر ایک خفیہ کمرہ بنایا گیا تھا اور وہ بالکل کسی آفس کی طرح معلوم ہو رہا تھا۔ سائٹ پر ایک کیبن بنا تھا جس میں حرام مشروبات پڑی ہوئی تھی، شاید یہاں پر آ کر وہ لوگ شراب پیتے تھے یا اپنی کوئی میٹنگ وغیرہ کرتے تھے۔ ایک نظر چاروں طرف دیکھ کے اینا نے اپنا کام شروع کر دیا۔ وہ ایک ایک جگہ کو اچھی طرح سے دیکھنے لگی، کیونکہ آج کسی بھی حال میں اسے وہ فائل حاصل کرنی تھی۔ ساری جگہ دیکھ کر اینا نے قدم اس کیبن کی جانب بڑھائے جب مختلف قسم کی شراب پڑی تھی۔ اس کے سامنے رک کر اینا نے کچھ شراب کی بوتلیں اٹھا کر سائٹ پر رکھی تو اسے ایک لاکر دکھائی دیا۔ اس لاکر کو دیکھ کر اینا کے چہرے پر مسکراہٹ رنگ گئی، کیونکہ ایک لاکر کو ان لاک کرنا اس کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔ اینا نے اپنی جیکٹ میں سے ایک چھوٹی سی بوتل نکالی، اور بالکل چھوٹی سی تھی وہ، اور وہ کوئی اسپرے تھی۔ اینا نے وہ اسپرے لاکر کے بٹن پر کی تو کچھ ہی دیر میں لاکر کے بٹنوں پر کچھ نشان نظر آنا شروع ہو گئے۔ اسپرے کو واپس اپنی جیکٹ پر رکھتے ہوئے اینا نے کچھ بٹن پریس کیے اور وہ لاکر کھل گیا۔ لاکر کھلتے ہی آگے ڈھیروں پیسے پڑے تھے، جبکہ ان سب کے نیچے کوئی فائل موجود تھی۔ اینا ایک ایک کر کے ان فائلز کو دیکھنے لگی، مگر بری قسمت تھی ان لوگوں کی جو اینا کے ہاتھ ان کی ایک نہیں بلکہ 6 فائل لگ چکی تھی۔ اینا تو صرف ایک فائل لینے آئی تھی جو ان کے جرم تھے، مگر یہاں تو اسے ان کی ان لیگل کمپنی، ان لیگل فیکٹری اور باقی تمام ان لیگل کاموں کی فائل مل چکی تھی۔
ऐना ने फाइल पकड़ते लॉकर को दोबारा बंद किया और वहां से निकल गई। अलबत्ता दानियाल को इस दौरान ही वो तमाम सूरत हाल से आगाह कर चुकी थी। जरखान जिस केस का आज फैसला सुनाना था, इसके ऐन मौके पर वो शख्स ही नहीं आया जिसने केस फाइल किया था। कमरा अदालत लोगों से भरी पड़ी थी, मगर सब के सामने वो शख्स कोर्ट आने से इनकार कर चुका था। इसके पीछे वजह क्या थी, ये मालूम करने के लिए जरखान ने कोर्ट को अगली तारीख दे दी थी और उठकर ऑफिस आ गया। दाऊद को हुक्म दिया कि इस शख्स को लेकर इसके पास जरूर हाजिर हो, मगर दाऊद का कहना था वो शख्स ये शहर छोड़कर जा चुका है। जिसे सुनकर जरखान ने दाऊद को दूसरा हुक्म दिया, वो जिस भी शहर गया है उसे वहां से ढूंढ कर लाओ, जरखान के सामने पेश किया जाए। जबकि दाऊद जरखान के हुक्म की तामील करते हुए वहां से चला गया, क्योंकि उसे उस शख्स को ढूंढना था, वो भी 24 घंटों के अंदर अंदर। जरखान हवेली में दाखिल हुआ तो हवेली की तमाम ख्वातीन लॉज में मौजूद थी, जबकि इन सब के दरमियान इसकी हूर नजर नहीं आई थी। मतलब वो अभी तक वापस नहीं आई थी, वरना बड़ी अम्मा के पास बैठी हुई होती। अस्सलाम वालेकुम, जरखान इन सब के करीब जाते हुए बोला तो सबने सलाम का जवाब दिया और जरखान वहीं बड़ी अम्मा के करीब बर्चमान हो गया। बेटा, तुम यहीं बैठ गए हो, जाओ पहले फ्रेश होकर आ जाओ, काफी थके हुए लग रहे हो। अम्मा जान जरखान की तरफ देखते हुए बोली, जो चेहरे से थका हुआ तो बिल्कुल नहीं लग रहा था, बल्कि उसके चेहरे पर तो कुछ और ही दिखाई दे रहा था, जैसे हूर का इंतजार। नहीं अम्मा जान, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कुछ देर तक जाऊंगा फ्रेश होने। जरखान सोफे की पूछ से कमर टिकाते हुए बोला तो अम्मा जान फकत हाँ में सर हिलाया और फिर वो इधर उधर की बातें करने लगी। ये तुम दोनों के पास क्या पड़ा है? जरखान फारिया और लाइबा की तरफ देखते हुए बोला, जिनके करीब ही 2 गिफ्ट बॉक्स पड़े थे। लाला, ये गिफ्ट है और ये हमने अपनी आप ही के लिए खरीदे हैं। कल वो रुकी नहीं और अब वो हमें देने का मौका ही नहीं मिला, लेकिन इसलिए हम यहाँ बैठे हैं कि जब वो आएगी तो हम फौरन उसे उन्हें दे देंगे। लाइबा ने मुस्कुराते हुए बताया तो जरखान भी हल्का सा मुस्कुरा दिया, क्योंकि ये बात तो वो भी महसूस कर चुका था कि हूर के बगैर वो दोनों भी उदास उदासी रहने लगी थी। इन्हें हूर की आदत पड़ चुकी थी कि वो इसे बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी। लाइबा, बात सुनो, वो जो फूल। अभी फारिया आगे बोलती इसकी नज़र लाइबा के होठ पर पड़ी, जो कोने से थोड़ा सा सूजा हुआ था और इसे ये हल्का सा जख्म भी मौजूद था। ये तुम्हारे होठ पर क्या हुआ है? ये जख्म कैसे लगा तुम्हें? फारिया लाइबा की तरफ देखती फिक्रमंदी से बोली। तो फारिया की बात सुनकर लाइबा ने हड़बड़ा कर अपने होठ पर हाथ रखा और उसे छुपाना चाहा। कुछ नहीं, वो बस मच्छर ने काट लिया था। लाइबा अपनी घबराहट पर काबू पाते हुए बोली, जबकि इसके गाल सुर्खी माइल हो चुके थे। लाइबा को लाल गुलाबी होता देखकर फारिया को कुछ अजीब सा लगा। वो मशकूक नजरों से उसकी जानिब देखने लगी। दिखाओ तो, कौन सी नस्ल का मच्छर था जो तुम्हें इतना जहरीला काट गया? मुझे तो लगता है ये किसी बड़े मच्छर का काम है, क्योंकि छोटा मच्छर तो ऐसा जख्म नहीं दे सकता। फारिया अपनी मुस्कुराहट दबाकर लाइबा के होठों से इसका हाथ हटाते हुए बोली, मैंने बोला ना मच्छर ने काटा था, फजूल बहस क्यों कर रही हो? लाइबा फारिया को घूरते हुए बोली, अरे मैं कब बहस कर रही हूँ? देखो ना, तुम्हें मच्छर काट गया और वो भी इतने बड़े वाला। आजकल डेंगू मच्छर भी फैला हुआ है, मुझे दिखाओ तो सही, कहीं जहर ना फैल गया हो। फारिया ने उसे तंग करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। शट अप फारिया, लाइबा दांत पीसते हुए बोली तो ना चाहते हुए भी फारिया की हंसी निकल गई। वह हंसी और फिर हंसती चली गई, क्योंकि इसे लाइबा को तंग करने में बहुत मजा आ रहा था। हमेशा वही उसे तंग करती थी, मगर आज उसकी दुर्गत बनते देखकर फारिया को अलग ही लुत्फ मिल रहा था। अगर तुमने अपने दांत बंद ना किए तो मैं तुम्हारा सर फाड़ दूंगी, लाइबा फारिया को घूरते हुए बोली, जो तब से हंसी जा रही थी। जबकि पास बैठी अम्मा जान बड़ी अम्मा और जीनत बेगम इन दोनों को सिरे से इग्नोर कर गई थी, क्योंकि वो जानती थी कि ये दोनों ही ऐसी हैं, किसी भी बात पर यूं ही शोर मचाने वाली और अपने आप में मगन रहने वाली। इसीलिए उन्होंने इन दोनों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था और जरखान के साथ अपनी बातें करने में मसरूफ हो गई थी। अच्छा ठीक है, भाड़ खाने को क्यों दौड़ती रहती हो? नहीं कहती अब मैं तुम्हें कुछ। फारिया अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए बोली, जब इसकी नज़र हवेली में दाखिल होते दानियाल पर पड़ी। लगता है आप ये आ गई। फारिया के बोलने की देर थी, सब ने नजर उठाकर हवेली के दरवाजे की जानिब देखा था, जहां से दानियाल चलता आ रहा था। दानियाल अभी कुछ ही कदम के फासले पर था जब इन्हें ऐना भी अंदर दाखिल होती हुई दिखाई दी। जरखान ने नजर उठाकर सामने की जानिब देखा तो सामने से वो दुश्मनी जान चलती हुई आ रही थी। उसे देखने के लिए वो सुबह से बेकरार था, पल पल तड़प रहा था और उसके सामने वो मौजूद थी, मगर इसने इसे एक बार भी नजर उठाकर देखना मुनासिब नहीं समझा था। इस वक्त इसके चेहरे पर मास्क मौजूद नहीं था, ना ही सर पर हुडी मौजूद थी। जैकेट की जिप खुली हुई थी, दाएं हाथ में फोन था जिसकी स्क्रीन को देखते हुए वो चलती आ रही थी, जबकि दूसरे हाथ में हैवी बाइक की चाबियां मौजूद थी। वो बहुत मसरूफ अंदाज में मोबाइल की तरफ देखती हुई चलती आ रही थी। अलबत्ता उसने नजर उठाकर सामने नहीं देखा था, जबकि सामने बैठे जरखान की नजरें उस पर ठहरी हुई थी।
कुछ ही फासले पर आते दानियाल के साथ दिखी थी। मुझे लगता है ये सब तुम्हारे इंतजार में बैठे हैं। दानियाल ऐना के साथ कदम मिलाते हुए बोला तो ऐना ने फोन से नजर हटाकर दानियाल की तरफ देखा तो इसने सामने की तरफ इशारा किया। दानियाल के इशारा करने पर ऐना ने नजर उठाकर सामने की जानिब देखा जहां पर बैठे तमाम अफराद उसकी जानिब देख रहे थे। मतलब वाकई में वो इसके इंतजार में बैठे थे। ऐना ने सबको एक नज़र देखा मगर जरखान की तरफ देखने की गलती हरगिज नहीं की थी और ऐना के नज़रअंदाज करने पर जरखान ने अपनी मुट्ठियां भींचकर अपने गुस्से को कंट्रोल किया था। अस्सलाम वालेकुम। ऐना और दानियाल लॉन्च में दाखिल होते हुए एक ही आवाज़ में बोले, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो तुम दोनों बेटा? बड़ी अम्मा दानियाल और ऐना की तरफ देखते हुए बोली, जी ठीक है। अब भी इन दोनों का जवाब एक ही था। जबकि दानियाल को अपने साथ बोलता देखकर ऐना ने अपनी सब साकें छोटी करके दानियाल को घूरा था। वो जानती थी दानियाल जानबूझकर ये चिल मार रहा है और दानियाल भी जानता था कि अगर ये हरकत ऐना को पसंद ना आई तो वो एक सेकंड की भी देर किए बगैर जगह का लिहाज किए वो इसका सर फाड़ देगी। बैठो बेटा, तुम दोनों खड़े क्यों हो? अम्मा जान इन दोनों की तरफ देखते हुए बोली। इनके करीब ही खड़े थे जी, क्या मैं आपके करीब बैठ सकता हूँ? दानियाल बड़ी अम्मा की तरफ देखते हुए बोला तो उन्होंने मुस्कुरा कर हाँ में सर हिलाया और वो जल्दी से बड़ी अम्मा की जानिब बैठ गया जबकि दाएं जानिब जरखान बैठा हुआ था। वो दरअसल बड़ी अम्मा, कुछ चीज़ें खतरनाक होती है ना और इनसे थोड़ा बच के रहना चाहिए वरना वो आपके लिए भी खतरा बन सकती है। दानियाल बड़ी अम्मा की तरफ देखते हुए अपने दांतों की नुमाइश करते हुए बोला। इसका इशारा साफ ऐना की तरफ था जो सामने सोफे पर बैठी उसे घूर रही थी। मिस्टर दानियाल हैदर, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है आपको किसी चीज़ की शिद्दत से कमी महसूस हो रही है? ऐना दानियाल की तरफ देखती हुई संजीदगी से बोली तो दानियाल के दांत फौरन अंदर हुए। हाँ ठीक पहचाना तुमने। जब से तुम पाकिस्तान आई हो तब से मैं तुम्हारे हाथ का बना खाना नहीं खाया। इसकी शिद्दत से कमी महसूस हो रही है। बस वो बना दो, अपने प्यारे प्यारे हाथों से बनाकर आज अच्छा सा खाना खिला दो। दानियाल ऐना की तरफ देखते हुए मुस्कुरा कर बोला, बस इतना ही और कुछ नहीं चाहिए तुम्हें? ऐना का लहजा अब भी नॉर्मल था, इसीलिए दानियाल के इसके मुंह से ये बात सुनता खुश हो गया। क्या तुम सच में मुझे खाना बनाकर खिलाओगी? दानियाल हैरत और खुशी के मिले जुले असरात के साथ ऐना की तरफ देखते हुए बोला, हाँ बिल्कुल, सिर्फ खाना ही नहीं बनाऊंगी बल्कि उसमें X20 की गोलियां भी मिला कर दूंगी ताकि तुम खाना खाओ। मैं तो सारी जिंदगी याद रखूं कि तुमने किसके हाथ से खाना खाया था। ऐना चेहरे पर खतरनाक मुस्कुराहट सजाते हुए बोली तो दानियाल ने फटी फटी आंखों से ऐना की तरफ देखा, यानी वो इसे जहर देने की बात कर रही थी। यार मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। दानियाल ने ऐना को याद दिलाना चाहा कि वो इसका दोस्त है, कोई दुश्मन नहीं जिसे वो जहर देगी। अगर तुम दोस्त ना होते तो X40 दे देती। ऐना दानियाल की तरफ देखते हुए बोली तो दानियाल ने गफी भरी निगाह उस पर डाली। कैसी पोती है आपकी बड़ी अम्मा, अपने ही दोस्त को जहर देने की बात कर रही है? दानियाल बड़ी अम्मा को ऐना की शिकायत लगाते हुए बोला तो बड़ी अम्मा फकत मुस्कुरा दी। ऐना ने दानियाल की तरफ देखते हुए नफी में सर हिलाया, यानी ये बंदा तो नहीं सुधरने वाला, चाहे ऐना सिकंदर अपने आइटम बॉम्ब से उड़ाने की धमकी क्यों ना दे दे। जरखान जो तब से इनके दरमियान खामोश बैठा था, इसका दिल चाह रहा था ऐना का हाथ थामे और उसे ले जाकर कमरे में बंद करे और इससे अच्छे से पूछे कि वो इसे नज़रअंदाज क्यों करिए, जबकि वो वजह वो जानता था कि वो इसे नज़रअंदाज क्यों करिए, लेकिन फिर भी वो इसे पूछना चाहता था कि नज़रअंदाज करने की वजह क्या है। और आज जरखान का इरादा था कि निकाह की हकीकत को वो खुद ऐना को बताए, जबकि ऐना कब से खुद पर जरखान की नज़रें महसूस कर रही थी। दिल तो इसका चाह रहा था इसे अच्छा सा जवाब दे, अब वो इसे ऐसी नज़रों से क्यों देख रहा है, जबकि वो ऐसा कोई हक नहीं रखता। मगर वो सिर्फ खामोश थी क्योंकि इसे चुप की मारना चाहती थी और इसकी चुप इसकी उम्मीद के ऐन मुताबिक काम कर रही थी। ऐना अभी दानियाल की तरफ देख रही थी जो बड़ी अम्मा से पता नहीं कौन सी शिकायत लगाने में मसरूफ था। जब इसका फ़ोन बजा, ऐना ने अपना फ़ोन सामने किया तो फ़ोन की स्क्रीन पर चमकता नाम देखकर इसके चेहरे पर एकदम संजीदगी छाई थी। इसने कॉल अटेंड करके फ़ोन कान से लगाया और बिल्कुल खामोश रही। ऐना को काफ़ी देर खामोश बैठा देखकर दानियाल ने ऐना की तरफ देखा जो फ़ोन कान से लगाए संजीदा नज़रों से दानियाल की तरफ देख रही थी। ठीक है, तुम इसे लेकर पहुंचो। तब से अब तक ऐना ने सिर्फ इतना ही जवाब दिया और फ़ोन बंद कर दिया। ऐना, दानियाल ऐना की तरफ देखते हुए बोला, इफ्तिखार का कत्ल हो गया है। ऐना दानियाल की तरफ देखते हुए बोली, क्या? ऐसे कैसे हो सकता है? ऐना की बात सुनकर दानियाल फौरन उठ खड़ा हुआ। मिस्टर शराजी को फ़ोन करो और इन्हें तमाम सूरत हाल से आगाह करो। इन्हें बोलो वक्त पर इसके जनाजे पर पहुंचे। जनाजे के बाद अपने तमाम ऑफिसर को इतला करो, मुझे मेरे तमाम ऑफिसर मीटिंग रूम में चाहिए। ऐना दानियाल की तरफ देखते संजीदगी से बोली और उठ गई और अपने कमरे की जानिब बढ़ गई। सबने परेशानी से ऐना की तरफ देखा था, जाने वो किसके इंतकाल की बात कर रही थी। ऐना के जाते ही दानियाल ने अपना फ़ोन निकाला और शराजी सिकंदर को इतला करने लगा। कुछ ही देर में शराजी सिकंदर दानी के साथ इफ्तिखार के जनाजे के लिए हवेली से निकल चुके थे, जबकि ऐना अभी भी हवेली में मौजूद थी।
ऐना अभी कपड़े चेंज करके निकली थी जब इसके कमरे का दरवाज़ा नॉक हुआ तो इसने अंदर आने की इजाज़त दी और अपना फ़ोन पकड़कर किसी को मैसेज टाइप करने लगी। क्या हम अंदर आ सकते हैं आप ही? फारिया ज़रा सा दरवाज़ा खोलकर अंदर झांकते हुए बोली तो अपने नज़दीक से फारिया की आवाज़ सुनकर ऐना ने दरवाजे की तरफ देखा और उसे अंदर आने का इशारा किया। वो दोनों दरवाज़ा धकेलती हुई अंदर दाखिल हुई। अस्सलाम वालेकुम आपी, कैसी हैं आप? लाइबा ऐना की तरफ देखते हुए बोली तो इसने अपना फ़ोन बेड पर रखा और इन दोनों की जानिब मुड़ी जो सामने खड़ी इसकी तरफ ही देख रही थी। मैं ठीक हूँ, तुम दोनों कैसी हो? ऐना मुस्कुराई। हम दोनों बिल्कुल ठीक है आपी, ये हम दोनों की तरफ से आपके लिए। लाइबा और फारिया अपने हाथ में मौजूद गिफ्ट बॉक्स ऐना की तरफ बढ़ाते हुए बोली तो इसने सवालिया नज़रों से इन दोनों की जानिब देखा। ये किस लिए? ऐना इन दोनों की तरफ देखते हुए बोली जबकि लहजा बिल्कुल नॉर्मल था। आप ही हमारी आप बड़ी बहन हैं और आपके लिए तो हमने इतने साल इंतज़ार किया है। आपका इंतज़ार करते रहें, आपको याद करते रहें और आपसे मिलने की ख्वाहिश थी, मगर हमें नहीं पता था कि आप में हमारी आप ही हैं। इसीलिए जब हमें पता चला तो हम दोनों ने आपको गिफ्ट देना चाहती थी। कल आपसे मुलाकात नहीं हो सकी, इसीलिए आज देने आ गई। फारिया ने मुस्कुराते हुए तफसील बताई। बैठो। ऐना ने इन दोनों को बेड पर बैठने का इशारा किया तो वो दोनों बेड पर बैठ गई और ऐना इनके सामने बैठ गई। दिखाओ क्या लाई हो? ऐना इनकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए बोली तो इन दोनों ने मुस्कुराते हुए वो गिफ्ट इसके हवाले कर दिए जिसे ऐना ने थाम कर साइड पर रख दिया। आप हमसे नाराज़ तो नहीं हैं? लाइबा ऐना की तरफ देखते हुए बोली तो ऐना के होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट रिंग गई। मैं तुम दोनों से क्यों नाराज़ होगी? ऐना ने उल्टा इनसे सवाल किया। हमें लगा शायद आप हमसे नाराज़ हैं। फारिया ऐना की तरफ देखते हुए हल्की आवाज़ में बोली। अव्वल तो ये कि मैं तुम दोनों से नाराज़ नहीं हूँ क्योंकि तुम दोनों मेरी दीनदार नहीं हो और आखिरी बात, मैं किसी से नाराज़ नहीं होती, इसे सज़ा लेती हूँ। ये नाराज़ होने वाले छोटे मोटे काम मुझसे नहीं होते। ऐना इन दोनों की तरफ देखते हुए बोली तो इन दोनों की चेहरे की खुशी से खिल उठे। क्या सच में आप हमसे नाराज़ नहीं हैं? हम तो ये सोच कर आधे हो गए थे कि आप हमसे नाराज़ हैं और हमसे कभी बात नहीं करेगी। लाइबा ऐना की तरफ देखते हुए चहकते हुए बोली तो ऐना मुस्कुराते हुए दोनों को देखा। ऐसा कुछ नहीं है, अपने दिमाग पर ज़्यादा जोर ना डाला करो। मेरा तुम लोगों से नाराज़ होना बनता ही नहीं और मैं तुम लोगों से बात करना कभी बंद नहीं करूँगी, ठीक है? ऐना इन दोनों की तरफ देखते हुए इस तरह बोल रही थी जैसे इन्हें यकीन दिला रही हो कि ना तो वो इनसे नाराज़ है और ना ही कभी इनसे बात करना छोड़ेगी। पक्का वादा ना? फारिया अपना हाथ ऐना के आगे करते हुए बोली तो उसने मुस्कुराते हुए अपना हाथ फारिया के हाथ में रख दिया। हाँ वादा, अब तुम लोग जाओ, मैं तुम लोगों की गिफ्ट बाद में देख लूँगी, अभी मुझे एक ज़रूरी काम के लिए जाना है। ऐना इन दोनों की जानिब देखते हुए नरम लहजे में बोली तो वो दोनों खुश होकर हाँ में सर हिलाते हुए फ़ौरन वहाँ से चले गई। इनके लिए इतना ही काफ़ी था। ऐना इन्हें एहसास दिला चुकी है कि वो इनसे नाराज़ नहीं है और ना ही कभी बात करना बंद करेगी, बल्कि हमेशा उनके साथ इनकी दोस्त की तरह रहेगी। इनके जाते ही ऐना ने अपना फ़ोन पकड़ा जो काफ़ी देर से बज रहा था, मगर साइलेंट होने की वजह से ऐना को पता नहीं चला। इसे फ़ोन पर जगमगाता नाम देखा और कॉल अटेंड करके फ़ोन कान से लगाया और चलती हुई खिड़की के करीब आन खड़ी हुई। क्या खबर है दानिश? ऐना फ़ोन कान से लगाते हुए बोली। खबर यह है मैम कि इफ्तिकार को कत्ल करने वाला कोई और नहीं बल्कि मुल्क सहीर है। उसी ने इफ्तिकार को कत्ल करवाया है और इफ्तिकार के कपड़ों से एक चिप बरामद हुई है और हम चाहते हैं कि वो चिप आप ही देखें ओपन करके। हम सब आपका इंतज़ार कर रहे हैं। नमाज जनाजा के बाद सब ऑफिसर आपको मीटिंग रूम में मिलेंगे। फ़ोन के स्पीकर से दानिश की आवाज़ गूंजी जबकि ऐना जो पूरी तवज्जो से दानिश की बात सुन रही थी, इसे एहसास हुआ जैसे उसके कमरे में कोई दाखिल हुआ हो और वो पीछे से दरवाज़ा बंद किया हो, मगर वो मुड़ी नहीं थी, ना ही उसने पीछे मुड़ कर देखा था। ठीक है इफ्तिकार, फैमिली को लाहौर शिफ्ट करवाओ, अब इनका इस्लामाबाद रहना खतरे से खाली नहीं। यहाँ शिफ्ट करवाने के बाद इन्हें मुकम्मल प्रोटेक्शन दे। अपने ऑफिसर इनके घर के आगे पहरेदारी के लिए बिठाओ। इफ्तिकार की फैमिली को एक खरोच भी नहीं आनी चाहिए। ऐना संजीदगी से बोल रही थी। जी मैम, ठीक है, मैं अभी इंतज़ाम करता हूँ। 24 घंटों के अंदर अंदर इफ्तिकार की फैमिली लाहौर में मौजूद होगी। दानिश ने अपनी बात मुकम्मल की तो ऐना ने फ़ोन कट कर दिया और खिड़की के पास ही खड़ी रही, अपने फ़ोन वाला हाथ और दूसरा हाथ कमर के पीछे बांधा और गर्दन सीधी करके खिड़की से बाहर आने वाले मनाजिर देखने लगी। मेरे कमरे में बगैर मेरी इजाज़त के दाखिल होने की वजह? ऐना खिड़की से बाहर नजर आने वाले खेतों पर नजरें जमाते हुए संजीदगी से बोली, जबकि जरखान जो इसके कुछ फासले पर खड़ा इसे फ़ोन पर बात करता हुआ देख रहा था और इसके फारिग होने का इंतज़ार कर रहा था। ऐना को इस तरह बोलता देखकर हैरान हुआ। वो कैसे पहचान गई थी उसके पीछे मौजूद शख्स कौन है? शायद वो भूल गया था कि उस वक्त उसके सामने खड़ी लड़की हूर नहीं बल्कि हुरुल ऐन है। सिकंदर बहुत ज़्यादा मजबूत, खुद मुख्तार और एक सख्त पहाड़ की मानी लड़की जिसे तोड़ना किसी के बस की बात नहीं। अपनी बीवी के कमरे में दाखिल होने के लिए मुझे किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं। जरखान ऐना की तरफ कदम बढ़ाते हुए बोला तो जरखान के मुंह से बीवी लफ्ज़ सुनकर ऐना के माथे पर एकदम बल नम उतार हुए। आंखों में सख्ती आने लगी। वो एक झटके से मुड़ी और अपने सामने मौजूद जरखान को खूंखार निगाहों से देखने लगी।
कौन बीवी? किसकी बीवी? मैंने तो किसी की बीवी हूँ और ना ही मेरा यहाँ पर किसी से बीवी वाला रिश्ता है। ऐना जरखान की तरफ देखती हुई एक एक लफ्ज चबा कर बोली। जरखान ऐना की तरफ कदम ब कदम चलता हुआ आया और इसके सामने खड़े होकर इसकी आंखों में देखते हुए बोला, तुम बीवी हो, मेरी बीवी, और तुम्हारा बीवियों वाला मुझसे ही रिश्ता है। जरखान दिल जलाने वाली मुस्कुराहट होठों पर सजाते हुए बोला, जबकि ऐना का खून खौल रहा था उसे अपने सामने देखकर। ये कौन सा नया तरीका ढूंढा है आपने आप दिखाने का मिस्टर जरखान सिकंदर? क्या है जो निकाह की तजलील 2 दिन पहले किया वो कम थी जो दोबारा फिर चले आए? ऐना जरखान की आंखों में आंखें गाड़ती हुई बेहद सख्त अंदाज में बोली। ऐना की बात सुनकर जरखान की मुस्कुराहट एकदम गायब हुई और संजीदगी के तासिरात ने मुस्कुराहट की जगह ली थी। अगर तुमने दोबारा ये लफ्ज़ बोले तो जान ले लूंगा मैं तुम्हारी। निकाह हुआ है मेरा तुमसे, और जरखान सिकंदर इतना घटिया नहीं कि खुदा के बनाए गए पाक रिश्ते की तजलील करे। इस दिन जो बोला हारिस ने गलत बोला था, समझी तुम? जरखान ऐना की तरफ देखते सख्त लहजे में बोला। ऐना ने अपने जरखान के दरमियान 2 कदमों का फासला मिटाया और बिल्कुल उसके सामने किसी चट्टान की तरह खड़ी हो गई। इसकी काली आंखों में अपनी सब आंखें गाड़ी थी। बहुत अफसोस की बात है मिस्टर जरखान सिकंदर, आप ये सोच रखते हैं कि मैं यानी हुरोलैन सिकंदर इस बात से अनजान हूँ कि ये निकाह असली था, राइट? मैं हूँ जहाँ आपकी सोच भी नहीं जाती। मैंने धोखा सिर्फ एक बार खाना था, बार बार नहीं। और फिक्र किस बात की है? अक्सर मियाँ बीवी वाले रिश्ते ख़त्म भी होते हैं हो जाते हैं। अब वैसे भी मेरा आपसे ऐसा कोई रिश्ता है भी नहीं। एक नाम का निकाह था और एक नाम का रिश्ता, और वो इसमें कुछ नहीं था, और वो भी बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगा, जैसे मैं अपने हाथों से खुद ख़त्म करूँगी। ऐना जरखान की आंखों में अपनी सब आंखें गाड़ती एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए बोली। ऐना की आंखों में कोई खौफ, कोई हिचकिचाहट, कोई शर्म हया ना थी जो अक्सर जरखान के करीब आने पर इसकी आंखों में पाई जाती थी। इसकी आंखों में तो जरखान की वो शक्ति देख रहा था, वो शक्ति जो इसने आज से पहले इसकी आंखों में नहीं देखी थी। शायद वो शक्ति इसके अंदर का हाल बयान कर पाती, मगर ऐसा भी नामुमकिन था। वो अपने तासरात छुपाना बहुत बेहतर तरीके से जानती थी और वो बहुत महारत से अपने जज्बातों को कंट्रोल करना भी जानती थी। ऐना की बात सुनकर जरखान की आंखें सुरकंगार बनने के दर पर थी। दिमाग की रगें बुरी तरह फूल चुकी थी। इसका बस नहीं चल रहा था कि रिश्ता ख़त्म करने की बात पर वह ऐना को 2 रक्के लगा दे और इसके होश ठिकाने लगाए, मगर वो औरत ज़ात पर हाथ उठाना गुनाह समझता था। इसीलिए वो ऐना पर कोई सख्ती नहीं करना चाहता था। वो चाहता था वो ऐना से माफ़ी मांग ले और ऐना सब कुछ भूल जाए, मगर ऐसी इतनी जल्दी नामुमकिन था। अभी तो जरखान सिकंदर को बहुत पापड़ बेलने थे। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई इस रिश्ते को ख़त्म करने के बारे में सोचने की? जरखान ऐना का बाजू दबोचते हुए फनकारा। हिम्मत की बात तुम ही ना करो मिस्टर जरखान सिकंदर, वो शायद मैं आपसे ज़्यादा ही रखती हूँ। ऐना एक हाथ जरखान के सीने पर रख कर उसे पीछे धकेलते हुए बोली। जरखान का गुस्सा इसका सख्ती भरा लहजा ऐना पर ज़रा असर नहीं कर रहा था। एक तरफ शेर था तो दूसरी तरफ सवा शेर था। वो दोनों एक दूसरे की आंखों में आंखें डाले बेखौफी से एक दूसरे को घूर रहे थे। हिम्मत चाहिए जितनी मर्जी रख लो मिसेस जरखान सिकंदर, रहना तो तुम्हें मेरी ही बीवी है आखिरी सांस तक। जरखान ऐना पर अपना रिश्ता जतलाते हुए बोला। खुश फहमी ला इलाज है और कुछ फैसले अटल, और ये बात मैं बहुत अच्छे से सच साबित करके दिखाऊंगी। ऐना अपनी सब आंखें जरखान की आंखों में गाड़ते हुए बोली। तो जरखान ने उसका बाजू पकड़कर उसे अपने एक झटका दिया और दीवार के साथ पिन किया। अचानक दीवार के साथ लगने की वजह से ऐना का एक बाजू स्विच बोर्ड पर लग गया, जिसके नतीजे में कमरे की सारी लाइट से एकदम से बंद हुई और अब कमरे में गहरा अंधेरा था। अगर दोबारा इस रिश्ते को ख़त्म करने की बारे में तुमने सोचा भी तो तुम्हारी जिस्म से तुम्हारी रूह तक खींच लूँगा। जरखान ऐना के चेहरे के करीब अपने चेहरा करते संजीदगी से बोला, जबकि ऐना अपने चेहरे पर जरखान की आंख की दहकती सांसें साफ महसूस कर सकती थी। पीछे हटे, ये क्या बेहूदगी है? ऐना जरखान को धक्का देते हुए बोली, जबकि अगले ही लम्हे जरखान दोबारा इसे अपने नज़दीक कर चुका था। बेहूदगी कहो या कुछ भी, तुम्हें अब ये सब बर्दाश्त करना पड़ेगा मेरी जान। जरखान ने बोलते उसकी गर्दन पर लब रखे थे, जबकि ऐना जो तब से इसके सामने सख्त जान बनी खड़ी थी, इसके सिलकते होठों का लम्स अपनी गर्दन पर महसूस करके बेइख्तियार झरझरी ली थी। तुमने मुझसे सच्चाई छुपाकर अच्छा नहीं किया। इसका हिसाब तो मैं बाद में अलग कर लूँगा, मगर अभी नहीं। पहले मुझे अपने हिसाब चुकाने। शर्मिंदा हूँ अपनी गलती पर, माफ़ी मांगना चाहता हूँ तुमसे, मगर ऐसे नहीं, अपने तरीके से। जरखान ऐना के कान में सरगोशी करता बहके अंदाज में बोला और उसके सुर्ख होते कान पर लब रखे, जबकि इसकी इतनी नज़दीके पर ऐना घबराहट का शिकार हुई थी।
तुमने शर्त रखी थी ना कि तुम्हारे काम और तुम्हारे मिशन के दरमियान हवेली का कोई भी फ़र्द नहीं आना चाहिए, तो ठीक है, तुम्हारे रास्ते में कोई नहीं आएगा, मगर ये वक्त सिर्फ मुख्तसर है। इसके बाद तुम ये बात भूल जाना मिसेस हुरुलैन सिकंदर कि तुम अपने नाम से आज़ाद करूँगा या तुम्हारे रास्ते से हट जाऊँगा। तुम्हारा हर रास्ता ही मेरी तरफ आता है, इसीलिए अपने दिमाग से तमाम उल्टी सोचों को निकाल दो तो बेहतर है, तुम्हारे लिए भी और हमारी आने वाली नई ज़िंदगी के लिए भी। जरखान संजीदगी से बोला, कौन सा रास्ता, कौन सी जिंदगी? मैं आपके साथ एक पल नहीं गुजारूंगी, समझे आप? और अगर आप बगैर इजाज़त के मेरे कमरे में आए या मुझसे बदतमीजी करने की कोशिश की तो मैं तमाम लिहाज भूल जाऊंगी। ऐना जरखान को पीछे की तरफ धक्का देते हुए बोली तो जरखान जो अपना आप ढीला ढाला सा किए ऐना पर झुका हुआ था, अचानक लगने वाले धक्के से 2 कदम लड़खड़ा कर पीछे हुआ, मगर संभल गया। अब भी तुमने कौन से लिहाज रखे हैं? हाथ पाँव तो तुम्हारे अभी भी वैसे ही चल रहे हैं। जरखान ऐना की तरफ देखते हुए बोला, क्योंकि ऐना कमरे की लाइट्स ऑन कर चुकी थी। लगता है हुरुलैन सिकंदर से की गई आखिरी मुलाकात आप भूल चुके हैं। ऐना होठों पर तंजिया मुस्कुराहट लाई जरखान की तरफ देखते हुए बोली। वो इसे वो दिन याद करवा रही थी जिस दिन ऐना ने उसे टांग रसीद की थी। सिर्फ जरखान के इसका बाजू पकड़ने पर मुझे अपनी बीवी से की गई हर मुलाकात याद है, और मेरी याददाश्त इतनी भी कमज़ोर नहीं कि मैं अपनी ज़िंदगी की इतनी अजीम हस्ती से की गई मुलाकातों को भूल जाऊं। जरखान अपने चेहरे पर दिल जलाने वाली मुस्कुराहट सजाए बोला, और जस्ट शट अप। अगर मुझे दोबारा बीवी बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये बात अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लें। आपके लिए बेहतर साबित होगा। इसके लिए दोबारा बीवी कहने पर ऐना भड़की उठी थी। और ये जो तुम उम्मीद आप मुझसे लिए बैठे हैं ना कि मैं आम लड़कियों की तरह आपकी इन बातों में आकर खुश हो जाऊंगी और नए नए ख्वाब से जाने लगूंगी, तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल है। मैं कोई आम लड़की नहीं हूँ, और जो आप लोगों ने मेरे साथ किया है ना, उसे माफ़ करने का हौसला मैं बिल्कुल नहीं रखती। ऐना ने अपनी बात मुकम्मल करके कदम जरखान की जानिब बढ़ाए और इसके एक कदम फासले पर रुक गई। आंखें इसकी आंखों में डाले और फिर से बोलना शुरू हो गई। अपनी ज़िंदगी में गलतियों का भी मैं बर्दाश्त नहीं करती। जब मैंने खुद को गलती का पुतला नहीं बनाया तो मैं किसी की गलतियों को कैसे माफ़ कर दूं? और इनकी हवेली के मकीनों ने गलतियां नहीं की, धोखा किया है। सिर्फ मुझसे नहीं, मेरे दिल के साथ, मेरी रूह के साथ मुझे दगा दिया है, और मैं मरते दम तक इसकी माफ़ी नहीं दूंगी। मैं कुछ भी बर्दाश्त कर सकती थी, मगर झूठी मोहब्बत के धोखे, झूठी मोहब्बत, हमदर्दी धोखे, झूठी नज़दीकियों के धोखे और झूठे रिश्तों के धोखे मेरी रूह को छलनी करके रखती है, जिन्हें चाहते हुए भी मैं कभी माफ़ी नहीं बख्शूंगी। ऐना की आंखें एकदम से सुर्ख होने लगी थी। ग्रीन आंखों की जगह वहशत फैलने लगी। इससे पहले कि ऐना के मुंह से कुछ और सख्त अल्फाज निकलते, इसने खुद पर कड़े जब्त किए पहर लगाए और एक नज़र सख्त जरखान को देखकर बेड से अपनी जैकेट उठाई और बगैर पीछे मुड़े कमरे से निकल गई। तुम क्यों ऐसी प्यार? मैं जितना तुम्हारी आंखों में झांकने की कोशिश करता हूँ, तुम उतना ही अपने अंदर की वीरानी को छुपाने में कामयाब हो जाती हो। आखिर तुम क्यों नहीं अपनी तकलीफें किसी से कहती? किसी से तुम कहो, किसी को तो बताओ कि तुम्हारे अंदर क्या है। अपने अंदर के तूफान को कभी तो बाहर निकालो। तुम इतनी पत्थर हो ही नहीं जितनी तुम बनती हो। जरखान अपने बालों में हाथ फेरते हुए बोला, क्योंकि इसकी आंखों में वो जो देखने आया था इसे वो नहीं मिला था, और वो इसके लिए वो देखना इतना आसान भी नहीं था। मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, बल्कि बहुत गलत किया। मुझे अपनी गलती का एहसास है और मैं तुमसे माफ़ी भी मांगूंगा, मगर सही वक्त पर। इससे पहले तुम्हारे अंदर के गुब्बार को निकालना बहुत ज़रूरी है, जिसे दबा दबा कर तुमने अपने दिल को भारी किया हुआ है। और ये मेरा तुमसे वादा है मिसेस हुरुलैन जरखान सिकंदर, कि एक दिन तुम्हारे अंदर की सारी तकलीफ़ें, सारे दुख खुद में समेट लूँगा। तुम्हें इतनी खुशियाँ दूंगा कि तुम्हें अपनी तमाम महरूमियाँ ख़त्म होती हुई महसूस होगी, इंशाअल्लाह। जरखान ने बोलते हुए अपने रब से अपने इरादों में कामयाब होने की दुआ की और फिर वहाँ से निकल गया। इफ्तिखार की नमाज जनाजा अदा करने के बाद तमाम ऑफिसर मीटिंग रूम में मौजूद थे। सब ने अपनी निशत संभाली हुई थी, जबकि ऐना सरबराही कुर्सी पर बैठी अपने दोनों हाथों की मुठ्ठियां बनाकर अपनी ठोड़ी के नीचे रखी हुई थी और बगौर सामने लगी दीवार पर एलईडी की तरफ देख रही थी, जो पूरी दीवार जितनी थी, और इस पर इफ्तिखार के कपड़ों से मिली गई चीप को जलाया गया था, जिसमें इफ्तिखार की वीडियो चल रही थी और वो कुछ बोल रहा था। मुझे मालूम है जब तक ये चीप आप तक पहुँचेगी तब तक मैं इस दुनिया से रुखसत हो चुका हूँगा, मगर इस चीप का आप तक पहुँचना बहुत ज़रूरी है। मैं यहाँ पर एक वैन के पीछे आया था। इस वैन में 2 लड़कियों को ज़बरदस्ती बेहोश करके डाला गया था। इनकी जासूसी करते करते मैं बहुत दूर निकल आया। मैंने तमाम मालूमात ली, मगर एक आदमी की मुझ पर नज़र पड़ गई। मैंने वहाँ से भागने में आफियत जानी, क्योंकि इस वक्त मेरे पास कोई भी रिवॉल्वर या अपनी हिफाजत के लिए चीज़ मौजूद नहीं थी, इसलिए मैंने वहाँ से राह फरार ली। मगर कुछ फासले पर जाते उन्होंने मुझ पर गोलियों की बौछार कर दी। इस वक्त मुझे 3 गोलियाँ लगी है और मैं जंगल में छुपा हुआ हूँ। मेरा खून बुरी तरह बह रहा है और मुझे मालूम है ये लोग मुझे ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे, मगर इस चीप में वो तमाम वीडियो, तमाम तस्वीरें मौजूद है जो
जिसमें वो रिकॉर्ड की गई है। यहाँ पर छोटी छोटी बच्चियाँ मौजूद हैं जिन्हें बेरहमी से कत्ल करके इनके दिल और गुर्दे बाहर सप्लाई किए जा रहे हैं। मैम, खुदारा इन बच्चों को बचा लें, इनकी हिफाजत करें। ये छोटी छोटी मासूम बच्चियाँ हैं जिनकी उम्र 6 से 9 साल तक है। मेरी जान को खतरा है, मुझे यकीन है मैं नहीं बच सकूंगा। मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि आप इन बच्चियों को बचा लें और मेरे घर वालों को ख्याल रखिएगा। इन्हें बोलिएगा इफ्तिकार मरा नहीं है बल्कि वो शहीद हुआ है। ये बोलते ही वो वीडियो बंद हो गई थी। इफ्तिकार के खून से भरे वजूद को देखकर ऐना ने कर्ब से आंखें बंद करके दोबारा खोली थी। ऑफिसर्स, गेट रेडी एवरीवन, वी विल स्टार्ट दिस ऑपरेशन नाउ एंड द सेम टाइम। ऐना ऑफिसर की तरफ देखते हुए बोली तो सब ऑफिसर फौरन उठ खड़े हुए। यस मैम, आई एम रेडी, ऑफिसर ऐना की तरफ देखते हुए बोले और फिर सबने कदम मीटिंग रूम से बाहर की जानी बढ़ाए और अपनी अपनी गाड़ियों में बैठकर अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गए। ऑफिसर, एक भी बच्ची को एक भी खरोच नहीं आनी चाहिए। इसके लिए चाहे अपनी जान क्यों ना खेलना पड़े, खेल जाना, मगर किसी बच्चे को एक आंच भी नहीं आनी चाहिए। दुश्मनों को नस्ब नाबूद कर देना। मुझे इनकी लाशें देखनी है। सिर्फ एक बंदे को जिंदा रखना जो हमें इस तक पहुंचा सके, जो इस सब के पीछे छुपा है। इसके अलावा तुम्हारे सामने जो भी आता है उसके दिमाग में गोली मारना। गोली इसके दिमाग में लगनी चाहिए, जिस्म की किसी अज्जा में नहीं। ऐना कंट्रोल फोन अपने मुंह के करीब करते हुए बोली तो तमाम ऑफिसर जिनके कानों में ब्लूटूथ लगी हुई थी ऐना की आवाज़ सुनते वो फौरन अलर्ट हुए और ऐना को हाँ में जवाब दिया। ऐना की बातें ऑफिसर में जोश पैदा कर देती थी, ऐसा जोश जो सामने मौजूद दुश्मन को मौका दिए बगैर उसे ख़त्म करने की सलाहियत रखता था। ऐना के ऑफिसर चारों तरफ फैल चुके थे। उन्होंने बगैर किसी को सोचने समझने का मौका दिए वहां पर हमला किया और ऐना के कहे के ठीक मुताबिक अपने आते ही हर फर्द को वो गोलियों से उड़ाते गए और गोली ऐन दिमाग पर लग रही थी। ना तो वो ये सोच रहे थे कि सामने मौजूद शख्स कौन है और ना वो ये देख रहे थे कि उसे गोली कहाँ लगी है। वो सिर्फ अपना निशाना बांध रहे थे और इन्हें मौत की घाट उतारे जा रहे थे और कुछ ही मिनटों में वो लोग इस इलाके से एक मर्द को हलाक कर चुके थे, जबकि वहां मौजूद तमाम ऑफिसर सही सलामत मौजूद थे। कुछ ऑफिसर जख्मी भी हुए थे मगर वो अब ठीक थे। ऐना ने बेसमेंट का दरवाज़ा खोला तो दिन की रोशनी बेसमेंट में फैलने लगी। वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा छोटी बच्चियाँ मौजूद थी जो बेहोश पड़ी हुई थी और कुछ होश में आ रही थी। इन्हें नशा अदावियत देखकर बेहोश किया गया था, जबकि इनके कुछ फासले पर इन बच्चियों की लाशें पड़ी थी जिन बच्चियों को मार कर उन्होंने अज्जा निकाल कर सप्लाई किए थे। इन बच्चियों की लाशों को देखकर ऐना ने सख्ती से अपनी आंखें बंद करके दोबारा खोली। दानियाल, इन बच्चों को हॉस्पिटल पहुँचाओ ताकि इनका वक्त पर इलाज किया जा सके और जिन बच्चों का इंतकाल हो चुका है इनके वालिदैन को इतला करो। ऐना दानियाल की तरफ देखते हुए बोली, जबकि उसका लहजा ढीला हुआ था। इससे ये सब देखा ही नहीं जा रहा था और दानियाल ये चीज़ बेहतर तरीके से महसूस कर सकता था। ऐना, तुम्हारे हाथ पर बुरी तरह चोट आई है, तुम जाओ, मैं इन बच्चों को हॉस्पिटल पहुंचा कर आता हूँ। दानियाल ऐना की तरफ हालत पेश नज़र उसे देखते हुए बोला और वो किसी भी हाल में उसे यहाँ से भेजना चाहता था, क्योंकि अगर वो कुछ देर यहाँ और रुकती तो उसकी हालत गैर होने लगती, क्योंकि वो मासूम और छोटी छोटी बच्चियों की लाशें थी जिन्हें देखा ही नहीं जा रहा था, जिनका कत्ल जहालत से किया गया था और इनके बेजान वजूद कफन और कब्र के बगैर बेसहारा ज़मीन पर गिरे पड़े थे। दानियाल की बात सुनकर ऐना ने फ़कत हाँ में सर हिलाया और वहाँ से निकल गई। वो बाहर आकर अपनी गाड़ी में बैठी और अपनी गाड़ी इस इलाके से निकाली। इसमें बिल्कुल हिम्मत ही नहीं थी कि वो इस जगह पर मजीद रुक सकती। कसम खाती हूँ मैं इस सब के पीछे छुपे इंसान को ऐसी दर्दनाक मौत दूंगी कि देखने वाले की रूह कांप जाएगी। इसके लाश के इतने टुकड़े करूंगी कि कुत्ते भी खाने से इनकारी हो जाएंगे। छोड़ूंगी नहीं मैं इन कुत्ते की मौत, मारूंगी सरेआम। इन्हें फांसी के फंदे पर लटका कर चील कौवों को इनकी गंदी लाशों पर छोड़ूंगी ताकि वो इन्हें नोच नोच कर खाएं और दुनिया की अबरकनाक मौत देख सकें और दोबारा किसी में ये हिम्मत ना हो सके कि वो किसी मासूम की जान से खेले। ऐना अपनी सब सुर्ख होती आंखों से सामने सड़क की तरफ देखती हुई सख्त लहजे में बोल रही थी। इसके लहजे में जो था वो हकीकत थी, यकीन था। इन लोगों को इबरकनाक मौत का सामना करना था और इनकी ज़िंदगी की डोरियां अब ऐना सिकंदर के हाथ में आ चुकी थी। अब वो इन्हें किस तरीके से मौत देती ये ऐना सिकंदर की मर्जी थी, मगर इनकी मौत पक्की थी। पूरे पाकिस्तान में हर तरफ ये खबर फैल चुकी थी कि हर मीडिया चैनल पर यह हेडलाइंस चल रही थी कि जिनमें इन बच्चों के बारे में बताया जा रहा था, जबकि मीडिया में यही जाहिर करवाया गया था वहाँ पर ऑफिसर की रेड हुई थी क्योंकि सीक्रेट एजेंट की पहचान को छुपाया लिया गया था। इस सब में आर्मी ऑफिसर का ही कमाल था। इस वक्त सब लाउंज में बैठे ही खबर यही सुन रहे थे, जबकि शहनाज़ सिकंदर बहुत अच्छे तरीके से जानते थे इस सब के पीछे ज़रूर ऐना और दानियाल ही थे जिन्होंने वहाँ रेड की थी। इन्हें ऐना की फिक्र होने लगी क्योंकि इस जगह की काफ़ी बुरी हालत दिखाई दे रही थी, जबकि ऐना का अभी तक कोई अता पता ना था। वो वापस आई थी ना ही उसने कोई राब्ता हो सका था।
फारिया गुड़िया, ऐना का नंबर मिला, मुझे इससे ज़रूरी बात करनी है। शहराजी सिकंदर फारिया की तरफ देखते हुए बोले, लेकिन चचा जान, इनका नंबर तो बन जा रहा है। फारिया सिकंदर की तरफ देखते हुए बोली, मैं नंबर बताता हूँ, डायल करो। शहराजी सिकंदर ने फारिया को नंबर बताया और फारिया नंबर डायल करके इस नंबर पर कॉल मिलाई और शहराजी सिकंदर के इशारे पर फ़ोन स्पीकर पर डाला। पहले 2 दफ़ा ट्राई करने के बाद फ़ोन नहीं उठाया गया, मगर तीसरी बार कॉल मिलाने पर दूसरी बेल पर ही फ़ोन उठा लिया गया। हेलो। फ़ोन का स्पीकर में ऐना की आवाज़ गूंजी। अस्सलाम वालेकुम आपी, चचा जान आपसे बात करना चाहते हैं, आप इनसे बात कर लें। फारिया ने बोलते साथ ही फ़ोन शहराजी सिकंदर की तरफ बढ़ाया। ऐना, कहाँ हो बच्चे? शहराजी सिकंदर फ़ोन हाथ में थामते हुए फिक्रमंदी से बोले, ऑफिस। आगे से सिर्फ एक जवाब दिया गया था, इतनी रात हो चुकी है, तुम अभी तक वापस नहीं लौटी, सब खैरियत है? शहराजी सिकंदर ने ऐना से अगला सवाल किया। जी सब खैरियत है, काम है बहुत ज़रूरी, मुझे इसलिए मैं नहीं आ सकी, हो सकता है काफ़ी वक्त लग जाए, आप में से कोई भी मेरा इंतज़ार ना करे। ऐना इस अंदाज में बोली थी जैसे उसे मालूम हो कि फ़ोन स्पीकर पर है और इसे सुनने वाले हवेली के तमाम अफराद वहीं पर मौजूद है। तुम ठीक हो बेटा? शहराजी सिकंदर फिक्रमंदी से बोले, मैं पिछले 23 साल से बिल्कुल ठीक हूँ मिस्टर शहराजी से, आपको फिक्र करने की ज़रूरत ही नहीं, मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। ऐना का लहजा बहुत नॉर्मल था, मगर इसमें बहुत कुछ था जो वो बावर करवा चुकी थी, क्योंकि शहराजी सिकंदर ने पहली बार इसे इतनी फिक्रमंदी से इसका हाल पूछा था, जो ऐना से बिल्कुल हजम नहीं हुआ था। ऐना बच्चे, इतनी रात हो गई है, काम में बात कर लेना, अभी घर वापस आओ, मुझे तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही। बड़ी अम्मा ऐना की भारी भारी आवाज़ महसूस कर चुकी थी, यकीनन इसकी तबीयत कुछ बेहतर नहीं थी। बड़ी अम्मा, मैं नहीं आ सकती, अगर मैं सुकून की नींद सो सकती हूँ तो इन मासूम बच्चियों का क्या, जो इन जालिमों के हाथ लग चुकी हैं। मैं इस चीज़ से ला इल्म नहीं हूँ और ना ही मैं ला इल्म हो सकती हूँ। मुझे मेरे मालूम है कि वो बच्चियाँ मुसीबत में हैं, तो मुझ पर नींदें हराम है। आप मेरी फिक्र बिल्कुल मत करें, बिल्कुल मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा। वैसे भी बलाएं इतनी जल्दी टलती नहीं, और मैं तो अपने बाप के सर की बला हूँ जो पिछले 23 साल से नहीं टल सकी, तो अब कैसे टल जाएगी? ऐना हल्का सा हंसते हुए बोली, जैसे अपना मजाक खुद उड़ा रही हो। ऐना की ये बात वहाँ मौजूद हर वजूद के दिल को तीर की तरह लगी। वो खुद को बला कैसे कह सकती थी? बला? कोई लड़की भी खुद को बला कह सकती है? इनके लिए यकीन करना मुश्किल था। ऐसी बात मत करो मेरी बच्ची, वो बाप है तुम्हारे, अगर इनसे गलतियां हो गई है तो इन्हें बार बार ऐसे बोलकर अजियत न तो ना दो। अम्मा जान ने ऐना को समझाना चाहा। ठीक है, अगर आप ऐसा बोलती हैं तो आइंदा ये अजियत मैं नहीं दूंगी। वैसे मैंने आज तक इन्हें तो कुछ नहीं कहा, अपने वजूद के बारे में भी कोई बात नहीं की, किसी को अजियत दे सके मैंने कभी सोचा नहीं था। ये बात मेरे लिए काफ़ी नई और हैरान कुन है। ऐना भरपूर हैरानी का मुजाहरा करते हुए बोली, जबकि उसकी बातें बर्दाश्त करना शहराजी सिकंदर के बस से बाहर थी। वह कैसे उसे समझाते कि खुद के बारे में ही तो वो बुरा भला बोल कर इन्हें तड़पाती है। वो सीधा इनके मुंह पर इन्हें बोल दे कि वो अच्छे बाप नहीं, उन्होंने इसे प्यार नहीं दिया, मोहब्बत नहीं दी, कुछ भी बोल दे, मगर खुद को इस तरह ना बोला करे। अभी शहराजी सिकंदर ने ऐना को रोकने के लिए लब खोले ही थे, जब दानियाल की आवाज़ कानों में पड़ते ही वो खामोश हो गए। ऐना, ये क्या बेवकूफ़ी है, तुम अभी तक ऐसी ही बैठी हो, हाथ देखो अपने, पिछले 3 घंटे से खून बह रहे। दानियाल ऐना को डांटते हुए बोला, जबकि दानियाल की बात सुनकर जरखान ने झटके से सर उठाकर फ़ोन की जानिब देखा। क्या मतलब है खून बह रहा है, क्या हुआ है तुम्हें? जरखान टेबल से फ़ोन उठाकर ऐना से मुखातिब हुआ, मगर ऐना उससे मुखातिब होना नहीं चाहती थी। मैं जल्दी हवेली आने की कोशिश करूंगी, खुदाफिज, ऐना ने बोलकर फ़ौरन फ़ोन काट दिया। सिर्फ फ़ोन ही नहीं काटा था, इसने अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया था। शायद वो किसी से भी बात नहीं करना चाहती थी। क्या हो गया इसे, ये इस तरह से बात क्यों कर रही है? आज बड़ी अम्मा फिक्रमंदी के आलम में शहराजी सिकंदर की तरफ देखते हुए बोली, आज के दिन इसकी माँ दुनिया से रुखसत हुई थी अम्मा, और आज ही के दिन वो इस दुनिया में आई थी। वो बस खुद को इस दुनिया में आने की सज़ा दे रही है और कुछ नहीं। शहराजी सिकंदर बड़ी अम्मा से नज़रें चुराते हुए बोले, क्या मतलब सज़ा दे रही है, क्या कर रही है वो लड़की खुद के साथ? कुछ तो बताना पसंद करोगे तुम? अब की बार सहजीब सिकंदर बोले, पिछले 5 साल से वो यही सब करती आ रही है। इस रात के 12 बजते ही वो घर से गायब हो जाती है। वो खुद को तकलीफ़ देती है और बेतहाशा तकलीफ़ देती है। वो 2 दिन तक वापस नहीं आती। जाने इस वक्त इसने खुद को कैसी तकलीफ़ से आशना करवाया है। हर बार तो वो अकेली होती है, लेकिन इस बार दानियाल इसके पास है। मुझे उम्मीद है वो इसे कुछ नहीं होने देगा। शहराजी सिकंदर सहजीब सिकंदर की तरफ देखते हुए बोले, तो सब ने परेशानी के आलम में एक दूसरे को देखना शुरू कर दिया। सज़ा देती है, खुद को तकलीफ़ देती है, या अल्लाह, ये कैसी सख्तियाँ है इस बच्ची पर। अम्मा जान तो अपना दिल ही थामती रह गई। जरखान का दिल चाह रहा था कि वह भी जाए और ऐना को ढूंढ कर अपने रूबरू करे। सबसे पहले तो इसे खुद को नुकसान पहुंचाने पर 2 थप्पड़ लगाए और फिर इसे अपनी पनाहों में बुरी तरह कैद करके इसके निकलने का हर रास्ता बंद कर दे, मगर इस वक्त वह ऐसा नहीं कर सकता था।
पहली बात तो ये, ऐना ने झूठ बोला था, वो ऑफिस में मौजूद नहीं थी। पीछे से आने वाली आवाज़ें बता रही थी कि वो ऑफिस में नहीं बल्कि किसी सुनसान जगह पर मौजूद है, जहाँ पर रात के वक्त होने वाली अजीब सी चरीन परिंदों की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। और दूसरी बात, इस वक्त इसका ऐना को ढूंढना तकरीबन नामुमकिन था, क्योंकि वो अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर चुकी थी। आप सब परेशान ना हो, कुछ नहीं होगा, दानियाल इसके साथ है, वो वक्त काफ़ी हो चुका है, सब जाकर सो जाए। शहराजी सिकंदर सबकी जानिब देखते हुए बोले, जो काफ़ी परेशान हो चुके थे। अभी शहराजी सिकंदर अपनी जगह से उठते उनका फ़ोन बजने लगा। उन्होंने अपना फ़ोन देखा तो दानियाल का नंबर जगमगा रहा था। उन्होंने जल्दी से फ़ोन अटेंड की और फ़ोन कान से लगाया। अस्सलाम वालेकुम अंकल, मुझे आपको एक ज़रूरी इतला देनी थी। दानियाल की आवाज़ इस फ़ोन की स्पीकर में गूंजी। सहजीब सिकंदर ने शहराजी सिकंदर को फ़ोन स्पीकर पर लगाने का इशारा किया तो उन्होंने फ़ोन स्पीकर पर लगा दिया, क्योंकि वो दानियाल को खुद भी समझाना चाहते थे कि वो ऐना का ख्याल रखे और इसे कोई नुकसान न पहुंचा दे। अंकल, आपको मैंने ये बताना था कि ऐना को जो चोट लगी है वो रेड के दौरान लगी थी। जब हमने वहाँ रेड किया था तो इस दौरान फायरिंग करते हुए ऐना को चोट लग गई। इसके अलावा ऐना ने खुद को ये नुकसान नहीं पहुंचाया, वह सिर्फ खामोशी से बैठी हुई है और मुझे नहीं लगता ऐसी कोई भी हरकत करेगी। मैं यहीं पर मौजूद हूँ और इसे मेडिसिन भी दी है। इस मेडिसिन में नींद की गोली है, कुछ ही देर में वो सो जाएगी, आप फिक्र मत करें, वो खुद को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। अब दानियाल ने मुस्कुराते हुए शहराजी सिकंदर को तमाम सूरत हाल से आगाह किया। ठीक है, चलो, ख्याल रखना अपना और इसका, खुदा हाफिज़। शहराजी सिकंदर ने बोलकर फ़ोन काट दिया और सबने सुख का सांस लिया। ऐना महफूज थी और वो खुद को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी। इनके लिए यही चीज़ काफ़ी थी। जरखान की सारी रात जागते हुए कटी थी। वो कभी एक तरफ करवट लेता तो कभी दूसरी तरफ, मगर ऐना की याद बुरी तरह उसके सर पर सवार हो चुकी थी। वो जानता था आज उसकी बर्थडे है, मगर वो ये नहीं जानता था वो अपनी ही सालगिरह पर खुद को नुकसान पहुंचाती है। और जब से वो शहराजी सिकंदर के मुंह से ये सब सुन चुका था, वो मजीद बेचैन हो गया था। दिल तो चाह रहा था कि उसके दुश्मन को वो वापस उसी कमरे में ले आए, किसी तरह उसे ढूंढकर हवेली में वापस ले आए, मगर वो थी जो जाने का हाथ छुपी बैठी थी। यूं ही सोचते सोचते जरखान की सारी रात दो आंखों में कट गई और फजर की अजान होने लगी। नॉवल कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइए। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए और अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।